Hi, Namaste, and welcome to another chapter and another lecture of your paper. आज जिस टॉपिक के बारे में बच्चा हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑल देयर ऑन द स्क्रीन और आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं. यस, अ न्यू टॉपिक, अ फ्रेश टॉपिक वेयर इन वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर, how they are being issued, how the entire scheme is being structured, what are the parties that are involved. ये सारी चीजें अपन अपने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. पर टेक्निकल पोर्शन पे जाएं इससे पहले जरूरी ये है कि हम इन शॉर्ट पहले ये मीनिंग समझें या पहले ये समझने की कोशिश करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या INVITs या इनविटीज, जो हम इन्हें शॉर्ट में बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं यार, सब अपने हिसाब से कहते हैं. जैसे रियल इस्टेट जो ट्रस्ट थे हमारे, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को हमने रीट्स बोला था, INVITs बोलता है कोई ने, कोई इनवीईट्स बोलता है. बहुत सारे अलग अलग नाम है. एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जैसे याद हो जाए वैसे याद रखिए, ज्यादा बेहतर होगा. पूरा फुल फॉर्म याद रखिए. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, कैसे बनाए गए थे, क्या इनका लॉजिक होता है, और क्या ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे ही है क्या मैम? तो जवाब निकल के आता है हाँ बच्चों, काफी कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की ही तरह आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं ये भी एक तरह की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है. और ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी एक 3 टायर स्ट्रक्चर पर बनती है. 3 टायर स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पर भी एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्टी होता है, और उसके साथ साथ होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर. इन तीनों पार्टीज को और इनके साथ जो भी दूसरे पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं सबको ये सेट ऑफ रेगुलेशन यानी कि सेबीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं भाई. पर एक्चुअली इसमें हम कैसे पैसे रेज करते हैं, कैसे फंड्स रेज करे जाते हैं, कैसे स्कीम लॉन्च होती है, ये सारी पूरी कहानी यहाँ पर हमें समझनी है. देखो, ठीक वैसे ही जैसे रियल एस्टेट में हम क्या कर रहे थे, हम कंप्लीटेड और ऐसी एसेट्स जो कि रेंट जनरेट कर सकती थी, कंप्लीटेड कमर्शियल रेंट जनरेटिंग एसेट्स में पैसा लगा रहे है ना. वी टुक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि भाई मानिए सपोज में मैं BKC बंबई में, दैट इज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ. Now that wasn't very easy for me क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी रेट्स 10 करोड़ से तो स्टार्ट ही होते हैं, कुछ 5-10 करोड़ से शुरुआत होती है छोटे से छोटे स्पेस को लेने अगर आप जाते हैं. तो अब मेरे लिए एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो हमारे लिए सामने ऑप्शन में क्या आया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. यहाँ पर ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्चुअली उन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो पैसा हमारे आपके जैसे छोटे और स्मॉल इन्वेस्टर्स से लेगा. तो इसकी जो स्ट्रक्चरिंग पूरी बनी थी बच्चों, इफ यू रिमेंबर, कुछ इस तरह से हुई थी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो कि सेंटर में है. अब इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स यानी कि आप में रिटेल भी होते थे, कॉर्नरस्टोन इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे थे जो कुछ 10 लाख 50 लाख या ऐसे अमाउंट इन्वेस्ट कर पा रहे हैं. और इन सब का पूरा पूल इकट्ठा करके ये जो पूल ऑफ फंड्स यहाँ पर रीट्स ने तैयार करा था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने तैयार करा था, फिर उससे वो ट्रस्ट खुद या फिर किसी होल्डिंग कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल की सहायता से उस रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रही थी. उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कर रही थी, उस एसेट को परचेज कर रही थी, और उस एसेट को परचेज करने पर होने वाली जो भी रेंट की इनकम थी, इस पूरी इनकम, इस रेंटल इनकम, इस रेंटेड इनकम में से कुछ पोर्शन रीट अपने पास रख रहा था उस इनकम का जो कि रेंट के फॉर्म में जनरेट हो रही थी, और कुछ पोर्शन उसी का बांट दिया जा रहा था इन्वेस्टर्स में, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया था. राइट, ठीक है. सेम लाइंस पे बस रीच की जगह रिप्लेस कर दीजिए आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, तो यही का यही कॉन्सेप्ट पूरा चलेगा.
It is the investors who are wanting to contribute in the various infrastructure projects, but since they cannot contribute huge amounts, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन के हमारे सामने आया जहां इन्वेस्टर्स स्मॉल अमाउंट, स्मॉल का अगेन याद रखिए, मतलब हमने पढ़ा था रीट्स पढ़ते समय भी कि कुछ 500,000 रुपए जितना मिनिमम नहीं होता है. देयर वाज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इन रीट्स, देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इन INV-ITs एज वेल, जो अभी आगे आएगा. तो उतना उतना अमाउंट ये सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं. बस जैसे रीट्स में कंप्लीटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी होती थी जो कि रेंट जनरेट कर रही है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं. Instead of real estate asset, what we have are the various infra projects. वो प्रोजेक्ट्स जो कि कंप्लीटेड हैं और जो कि इनकम जनरेट करेंगे. ऐसे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए, ऐसे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में उनको ऑपरेशनल बनाने और उससे रिटर्न या इनकम जनरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बन करके बाहर आए बच्चों. तो ये जो पूरा डिस्कशन आप यहाँ पर अभी सामने पेज पे देख रहे हो ना, यहाँ पर यही सब चीजें मैंने आपको बताई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं या स्कीम्स होती है जिससे कि एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट की इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू द इन्वेस्टर्स इन इंडिया. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं यानी बनाए जाते हैं ट्रस्ट के फॉर्म में. तो जाहिर सी बात है ट्रस्टी जो रहता है वो इंडिपेंडेंट ट्रस्टी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है इन्वेस्टर के बिहाफ पे. ठीक है, और आप कह सकते हो इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रीट्स दैट इज डिजाइन्ड टू सूट द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. ओनली स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. क्योंकि वैसे तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कई बार लगता है कि इंफ्रा का पार्ट है बट रियल एस्टेट में भी आता है. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस. कई सारी ऐसी चीजें जो रियल एस्टेट में ही आती हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट हो जाती है. तो वो डिफरेंस करने के लिए रियल एस्टेट एसेट्स की पूरी परिभाषा हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पढ़ चुके हैं. पूरा कंप्लीट डेफिनेशन उधर आता है. ठीक है, तो अब यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, नाउ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन. इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े ह्यूज डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, रेलवे लाइंस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, रोड्स हैं, ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है बच्चों. ये सब चीज जहां पर ये वाली जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं जिसे आप रियल एस्टेट मान सकते हैं, जिसे आप रियल एस्टेट कहते हैं, उसके अगेंस्ट ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं या ये जो नेशनल हाईवेज आप देख रहे हैं या ये जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं या रेलवे लाइंस आप देख रहे हैं या ये जो फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है. समझ रहे हो इतना? ठीक है, अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये यहाँ पर आपके सामने इस पर्पल कलर के बबल में जो आपको ध्यान रखना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली चीज कौन सा? 3 टायर स्ट्रक्चर है ना. तो 3 टायर स्ट्रक्चर है का मतलब वही है कि भाई सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, जैसे रीट्स में स्पॉन्सर था, फिर ट्रस्टी है और प्रॉपर्टी मैनेजर है. तो ये जो स्पॉन्सर होगा ना, इट शुड होल्ड एटलीस्ट 15%, मिनिमम 15% ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. जितने भी यूनिट्स उसने जारी करे उसके न्यूनतम 15% स्पॉन्सर को होल्ड करके रखने और ये 3 साल के लॉक इन में रहेंगे. ऐसा नहीं कि आप अपनी यूनिट्स बेच के इन्वेस्टमेंट खत्म कर दो, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ध्यान रखना है कि अपनी टोटल इनकम का 90% डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में जाएगा, नेट कैश फ्लोज का, टू द इन्वेस्टर्स. ये रीट्स में भी चलता है, सेम यही पॉइंट है वहां पे भी कि जो भी आपके नेट कैश फ्लोज हो रहे हैं उसका 90% शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ये हाफ ईयरली बेसिस पर होता है और डिक्लेरेशन हर 6 महीने में करा जाएगा. ठीक है, डिक्लेरेशन से 45 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का. वही पॉइंट यहां पर भी है. और तीसरी चीज ट्रस्ट को लेकर के है कि एटलीस्ट 80% पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की ही तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भी रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा असेट्स में लगाना है. रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स, जैसे वहां पर कंप्लीट कमर्शियल इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स होती थी या इंफ्रा असेट्स.
20% बाकी फिर वो लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी में, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में अपन पढ़ते हैं, वहां सब लगा सकते थे। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना है, समझे। अब चलो रेगुलेशंस का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है मैंने समझने के लिए कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस तरह से होते हैं, कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करते हैं, आइए इसे समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक, ये देखो, ये सेंटर में जो आप देख रहे हो, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसने अपॉइंट करा है, जाहिर सी बात है, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को और एक प्रॉपर्टी मैनेजर को, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है, ये अपनी असेट्स जो भी मैनेज करके दे रहा है, उसके बदले फी ले रहा है आपसे और असेट्स मैनेज करके दे रहा है, ठीक। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जैसे रीच में होता था, यहाँ पर भी एक ट्रस्टी अपॉइंट करा गया है और इस ट्रस्टी का काम होता है इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर होल्ड द इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट। होल्डिंग कंपनी के थ्रू भी हो सकता है, एसपीवी के थ्रू भी हो सकता है, तो आप अलग अलग एसपीवीज भी बना सकते हैं और उसके थ्रू भी अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये सब रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा असेट्स से याद रखिए। ये जो तीनों बॉक्सेस आपको असेट्स के दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स होनी चाहिए। 80% इन्वेस्टमेंट इनमें होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और हर एक अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट का अलग प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर भले ही एक होगा, लेकिन यहाँ पर हर अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। लिस्टिंग ऑफ कोर्स मैंडेटरी होती है, स्पॉन्सर सबसे पहले यहाँ से शुरू करता है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेजर रहते हैं। तो ये आपका रफली कह सकते हैं कि ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो प्रिंट मिस्टेक है वहां पर, प्रिंट मतलब टाइपिंग मिस्टेक है वहां पर, करेक्ट कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ये टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, ऑलमोस्ट आपके रीत की ही तरह यहाँ पर चीजें हैं। अब बारी आती है डेफिनेशंस की। चलिए देखते हैं कि इन रेगुलेशंस में हम वही 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इशू, लिस्टिंग, अलॉटमेंट, डीलिस्टिंग, वाइंडिंग अप और इन्वेस्टमेंट कंडीशन प्लस राइट्स ऑफ द होल्डर्स। ऐसी 4-5 कंडीशन यहाँ भी आएंगी, काफी सारी चीजें हमें सिमिलर मिलेंगी। इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू रिमेंबर बोथ। डेफिनेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहली डेफिनेशन इस रेगुलेशन में आप देख रहे हो जो आपके सामने है, वो है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट। 80% हमको यही इन्वेस्ट करना है ना, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका क्या मतलब होता है भाई, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एसेट्स का आपने मीनिंग पढ़ा था, वैसे यहाँ भी है। कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट which prior to the date of its acquisition by the trust or transferred to the trust should satisfy on the following condition। यानी उस प्रोजेक्ट को जब अक्वायर कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके करने के पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो एक कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट है। और ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि 80% पैसा लगाना है ऐसी प्रोजेक्ट में। 80% धनराशि जो रहेगी, जो कलेक्ट करी जाएगी इन्वेस्टर से, उसे यहीं पर हमें इन्वेस्ट करना है। तो कौन सा है वो, अब देखो यहाँ पर कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि माना जाएगा कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी कमर्शियल ऑपरेशन डेट आ चुकी है, यानी कि ये इस डेट से ऑपरेशनल है। जैसे मानो कोई बहुत बड़ा सा फ्लाईओवर बना हुआ है ना, सी लिंक अपना बॉम्बे का, अब बनने में, इसके कंस्ट्रक्शन में और फिर इसके बाद इसके ऑपरेशनल होने में समय लगता है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी ये ऑपरेशनल डेट, ये कमर्शियल ऑपरेशनल डेट जो है वो आ चुकी है कि भाई ये इस डेट से ऑपरेशनल रहेगा या ये इस डेट से ऑपरेशनल है। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट हैज अचीव्ड दैट पर्टिकुलर डेट, कि अगर लिखा था कि ये 10 तारीख से काम शुरू करेगा, यानी कि इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और 10 तारीख से ट्रैफिक की आवाजाही सी लिंक पर हो सकती है,
तो वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आने के लिए पहली शर्त पर खरा उतर रहा है, ये मान, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट हैज द कमर्शियल ऑपरेशन डेट दैट हैज अचीव्ड इट एज इज बीइंग डिफाइंड। ये कहाँ डिफाइंड होती है भाई, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी अग्रीमेंट होता है, जिसमें किसी भी तरह का अग्रीमेंट बोल सकते हैं, कंसेशन का, पावर परचेज का, या एनी अदर सिमिलर अग्रीमेंट दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू and is related to the operations of the project or in any agreement that is entered into with the lenders। भाई जो भी बना करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, उन्होंने एक तारीख बताई है और वो जो तारीख है जो उस अग्रीमेंट में डली हुई है, वो तारीख अगर किसी प्रोजेक्ट की अचीव हो चुकी है, यानी कमर्शियल इस्तेमाल उसका शुरू हो चुका है, कमर्शियल ऑपरेशन उसके इस्तेमाल शुरू हो चुके हैं कमर्शियल लेवल पे, तो वो कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट की कैटेगरी में माना जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, जितनी भी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स है अलग अलग अथॉरिटीज की अपने ऑपरेशंस को कमेंस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया है तो अलग अलग अथॉरिटीज हो सकती है। जैसे इफ आई कैन जस्ट टेल यू सम एग्जांपल्स, कि भाई जब अगर आप वो चीज बना रहे हो तो जो भी आपकी जैसे मानो कोई आपने बनाया है हाईवे, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रूवल, या वो हाईवेज जिन स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं नेशनल हाईवेज है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की अप्रूवल, टोल प्लाजा जो वहां बनाए जाएंगे कैसे होंगे, मैनुअल कलेक्शन होगा क्या होगा, वो सब जो भी अप्रूवल्स होती है ना, वो सब मिल गई है उस प्रोजेक्ट के रिलेशन में। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड ऑल द रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेशंस फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटीज रिगार्डिंग कमेंसिंग ऑफ इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो जो आपकी कमर्शियल ऑपरेशंस कमेंस करने की डेट है वो अचीव हो चुकी है, जितनी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स चाहिए थी वो अप्रूवल्स मिल चुकी है, एंड तीसरा पॉइंट जो आपसे कहता है कि इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी जनरेटिंग द रेवेन्यू, इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस एंड एटलीस्ट 1 ईयर शुड हैव लैप्स्ड, यानी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर। तो रेवेन्यू भी आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रेवेन्यू कैसे आता है भाई, भाई जैसे मानिए आपने कोई हाईवे बनाया है, तो टोल प्लाजा है, वहां पर टोल टैक्सेस का कलेक्शन हो रहा है उस सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए, तो ये रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है ना। मान लिया आपने मेट्रो ट्रेन्स, मेट्रो रेल लाइंस डलवाई हैं, ऑपरेशन शुरू हो गया है, पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, ये सब चल रहा है, टिकट्स परचेज करे जा रहे हैं, ऑपरेशनल हो चुका है, 1 साल हो चुका है उसको रेवेन्यू जनरेट करते करते। तो जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट माना जाएगा बच्चों। कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट, और ट्रस्ट को 80% अपना टोटल पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना है। कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस की डेट अचीव कर ली है उस प्रोजेक्ट ने, कहीं भी लिखी हो, किसी भी अग्रीमेंट में लिखी हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखी हो, वो अचीव कर ली है उसने, जितनी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स चाहिए, सर्टिफिकेशंस, ऑथराइजेशन चाहिए, वो मिल चुके हैं, and it has started generating revenue for a period of not less than 1 year. Such projects are called as completed and revenue generating projects. ये डेफिनेशन, 4 ही डेफिनेशन दिए मैंने बस यहां पर आपको, और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो दूसरी परिभाषा जो आपके सामने आ रही है वो है एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट। एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है आपको ये, तो एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट जो आगे आने वाले टाइम में कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग बनेगा, ठीक है। तो जो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन या ट्रांसफर टू आईएनबी आईटी ऊपर की 3 शर्तें पूरी कर चुका है, वो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। जो प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर टू आईएनबी आईटी फॉलोइंग कंडीशंस पूरी कर रहा है, वो एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट। एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब शर्तें क्या है, ठीक है। पहला, यदि वो एक पीपीपी प्रोजेक्ट की तरह स्ट्रक्चर हुआ है। पीपीपी बेसिकली मींस, no, it's nothing to do with Pallavi Parihar wala PP, it's triple P over here as you can see. So over here PPP refers to the public private partnership,
एंड बच्चों हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इस पीपीपी मॉडल पर चलाती है, जहां पर कुछ चीजों में हेल्प सरकार करती है और बाकी चीजों में प्राइवेट सेक्टर अपना योगदान देता है, बहुत सारी चीजों में। स्किल इंडिया प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई है, स्किल इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पीपीपी मॉडल, जहां पर फिनेंशियल एड सरकार प्रोवाइड करती है, आप अपनी जगह लाओ, टैलेंट और नॉलेज लाओ और बच्चों को, युवाओं को रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू करो। तो स्किल डेवलपमेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पीपीपी प्रोजेक्ट का। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बहुत से ऐसे पीपीपी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। अगेन एग्जाम्पल ले लो भाई, मेट्रो लाइन डालने का हमने एक कार्य है, वो कार्य सौंप दिया, आउटसोर्स कर दिया है एक्सपीरियंस्ड कंपनी को, वो बना के देंगे, ऑपरेशनल हो जाएगा, कंपनी उसे पूरा तैयार करेगी, गवर्नमेंट को दे देगी। अब उस पर जो भी टोल टैक्सेस होंगे या जो भी टिकट वगैरह होंगे वो सब सरकार वसूलेगी और जो कॉस्टिंग है उससे रिकवर करेगी। कई सारी जगह पर ऐसा भी होता है कि ऐसे जो ये स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर देती है कि 3 साल के पीरियड में आप ये इतना लंबा, ये मानिए सपोज में 100 किलोमीटर का हाईवे बनाना है, तो ये 3 साल में 100 किलोमीटर का हाईवे कंप्लीट करिए और अगले 3 साल तक इस पर जो भी टोल टैक्सेस है वो आप ही वसूलिए, उससे आपकी कॉस्टिंग निकल जाएगी, सरकार की जेब से पैसा भी नहीं जाएगा, जनता को सहूलियत भी मिल जाएगी, जनता को फैसिलिटी भी मिल जाएगी। मतलब एक पंथ दो काज नहीं या 3 काज हो जाएंगे कि काम भी हो गया, जनता को भी सहूलियत मिल गई और साथ ही साथ जो वो सेवाएं प्रदान कर रहा था उसे उसका पैसा भी मिल गया, है ना। दैट्स व्हाट वी कॉल पीपीपी प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलने वाले प्रोजेक्ट। अब यदि कोई प्रोजेक्ट प्रायर टू इट्स एक्वाजिशन या ट्रांसफर बाय द INVIT, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यदि वो पीपीपी मॉडल पर बना हुआ है तो एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट वो तब कहलाएगा जब वो कंप्लीटेड है और रेवेन्यू जनरेटिंग है, तब तो ऑफकोर्स सी बात है ना, तब तो ऑफकोर्स सी बात है, कंप्लीटेड है और रेवेन्यू जनरेटिंग ऑलरेडी है तो वो एलिजिबल इंफ्रा मान लिया जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि विच हैज अचीव्ड द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट बनने के लिए 3 शर्तें हैं, कमर्शियल ऑपरेशन डेट होनी चाहिए अचीव्ड, सारी अप्रूवल्स मिल चुकी होनी चाहिए और 1 साल हो चुका हो रेवेन्यू जनरेट होने का। यहाँ बस उसी एक पॉइंट पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट कर दिया कि आपने कमर्शियल ऑपरेशन की डेट अचीव कर दी है एंड डज नॉट हैव द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर। यानी आपके पास बस वो रेवेन्यू इनकम का रिकॉर्ड नहीं है, वो रेवेन्यू जनरेशन का रिकॉर्ड नहीं है 1 साल का। अगर पीपीपी मॉडल पे बने हुए हैं तो 2 ऐसी स्थितियां हैं जहां पर कोई भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट माना जाए। पहला, यदि वो पीपीपी मोड पर बना हुआ है और कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग है तो डेफिनेटली एलिजिबल है ही वो, प्रायर टू इट्स एक्विजिशन और ट्रांसफर टू द INVIT। अगर वो कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है पर ऐसा है कि कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल यूटिलाइजेशन या ऑपरेशन डेट तो अचीव कर लिए पर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है 1 साल का न्यूनतम रेवेन्यू जनरेशन, तो भी उसे एलिजिबल माना जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि प्री COD प्रोजेक्ट होता है, कमेंसमेंट, अगेन कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन। अब ये प्री COD को थोड़ा सा यहीं के यहीं समझ लो क्योंकि तीसरी परिभाषा वही है, इसे यहीं पर ही समझ लो फिर ही इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर। प्री COD का मतलब होता है बच्चों ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट विच हैज नॉट अचीव द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। अब यार देखो, एक तो है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, दूसरा है एलिजिबल। अभी आप एलिजिबल पढ़ रहे हो क्योंकि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट जो है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, के लिए तो 3 शर्तें है ना, 3 शर्तें थी सीधी सीधी। पहला क्या शर्त थी कि भैया जो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन है, डोको बोल लो, DCO बोल लो, वो आपने अचीव कर लिए। दूसरा, सारी अप्रूवल्स जो भी रिक्वायर्ड है अथॉरिटीज से वो आपने ले लिए, प्राप्त कर लिए। और
तीसरा रेवेन्यू जनरेशन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर हो चुका है, 1 साल का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है। अब दूसरी बात अपन किसकी कर रहे थे, अपन एलिजिबल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट की कैटेगरी में कौन आ रहा है, तो इसमें हमें 2 डिस्क्रिप्शन दिए गए, एक तो पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए पढ़ना है अपने को, दूसरा नॉन पीपीपी। पीपीपी प्रोजेक्ट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलने वाले प्रोजेक्ट एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट की कैटेगरी में तब आएंगे जब पहली चीज, क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, कंप्लीटेड एंड रेंट जनरेटिंग है, वो रेवेन्यू जनरेटिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। और अब आप देख रहे हो ना, इधर पहले वाले में मैंने प्लस लगाया, यहाँ और आ रहा है। दूसरा, आपकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस है या डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन है वो आपने अचीव कर ली, बट नॉट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, जो 1 साल का ये यहां पर जो आपको दिया ना, ये अचीव नहीं हुआ है, स्टिल आप एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट में। और तीसरी चीज जो आपको यहां पर दी गई है बच्चों, वो तीसरा पॉइंट आपसे कहता है कि पीपीपी मोड में ही चलने वाले प्री सीओडी प्रोजेक्ट जो हैं वो भी एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट में आएंगे। अब देखो इधर जो मैंने लिखा था आपको, ये यहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट्स अ प्री सीओडी। तो अब ये समझना है मैम कि ये जो प्री सीओडी आप बोल रहे हो, इस प्री सीओडी का क्या मतलब है, कैश ऑन डिलीवरी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, यहाँ सीओडी अलग है। क्या है इसे समझो। प्री सीओडी प्रोजेक्ट कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है विच हैज नॉट अचीव द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। सीओडी इज बेसिकली द कमर्शियल ऑपरेशन डेट, इसीलिए अ प्रोजेक्ट प्रायर टू दैट डेट इज अ कमर्शियल ऑपरेशन प्रोजेक्ट। जिसने ये डेट अभी तक अचीव नहीं करी है वो प्री सीओडी प्रोजेक्ट है। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। विच हैज नॉट अचीव द कमर्शियल ऑपरेशन डेट, जो कि डिफाइन करी जाती है आपके पावर परचेज अग्रीमेंट या प्रोजेक्ट अग्रीमेंट या एनी अदर अग्रीमेंट ऑफ अ सिमिलर नेचर, ठीक है। एंड मेन पॉइंट तो वही है कि यू हैव नॉट अचीव दैट डेट एंड हैज अचीव्ड कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उसका 50% कंस्ट्रक्शन हो चुका है। कमर्शियल ऑपरेशन डेट अभी नहीं आई है, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का 50% कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जिसे बताया गया है सर्टिफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट इंजीनियर ऑफ सच प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट एंड नॉट द वन हु इज एसोसिएटेड इन एनी मैनर, or expanded not less than 50% of the total capital cost as is being set forth in the financial package of the project agreement. प्रोजेक्ट का ही एक्सपेंशन चल रहा था तो 50% एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है। और अगर कोई नया ही प्रोजेक्ट था तो 50% कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आपकी कमर्शियल ऑपरेशन डेट नहीं आई है, बट 50% कंस्ट्रक्शन हो चुका है, 50% एक्सपेंशन हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट वो है जो प्री सीओडी में आते हैं, और प्री सीओडी प्रोजेक्ट भी एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट माने जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। समझ गए बच्चों? थोड़ा सा पार्ट टेक्निकल है, बट ध्यान से लगा करके अगर सुनोगे और समझोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको तकलीफ दे या लगे अरे यार ये क्या चल रहा है। आराम से ध्यान से सुनोगे समझोगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग है रीड्स के कंपैरिजन, ठीक है। तो आपकी अब 3 डेफिनेशन, पहला तो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, ये देखो अपने डायग्राम में अपन थे कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग और उसकी 3 शर्तें अपन ने पढ़ ली। फिर उसके बाद एलिजिबल इंफ्रा, तो एलिजिबल इंफ्रा की जब देखने गए तो यहां पर भी अपने को 3 ऑप्शन मिल गए कि इन तीनों में से कोई भी, यहां पर भी और था, इन तीनों में से कोई भी एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आ सकता है। और तीसरा पार्ट जो था, क्योंकि हमने यहाँ पर ये टर्म पढ़ा था प्री सीओडी, तो प्री सीओडी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बच्चों प्री सीओडी प्रोजेक्ट ऐसा था विच हैज नॉट अचीव्ड, दो भले ही नहीं अचीव करा है उसने अभी तक, विच हैज नॉट अचीव्ड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, या डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन जिसकी अभी तक नहीं आई है, बट एंड के साथ कंडीशन आती है यहां पर 50% कंस्ट्रक्शन
पब्लिक एक्सपेंशन, यदि एग्जिस्टिंग का ही एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 50% एक्सपेंशन, नया ही कंस्ट्रक्ट करे तो 50% एक्सपेंशन इज कंप्लीटेड, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्री सीओडी प्रोजेक्ट है, और प्री सीओडी प्रोजेक्ट भी भाई एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट में आता है। तो ज्यादा बड़ी और तगड़ी परिभाषा काय की हो गई भाई, सेकंड वाली, एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, चल अब चौथी और आखिरी डेफिनेशन बस आप देख लीजिए। चौथी और आखिरी डेफिनेशन जो आपके सामने है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की परिभाषा है। प्री सीओडी में तो 50% हो चुका था, अब यहां पर क्या है भाई, तो ये एक, अच्छा लेकिन एक मिनट, यहाँ हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है ना, ये अभी ये बचा हुआ है। एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के केस में पीपीपी मोड पर काम करने वाले तो हो गए, नॉन पीपीपी मोड पे काम करने वाले अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो वो एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कब आता है, जब सारी अप्रूवल्स मिल चुकी है, सर्टिफिकेट मिल चुके हैं फॉर कमेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, तब जाकर के नॉन पीपीपी मोड में काम करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें हम मानते हैं एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट। पी में है तो ऊपर के 3 में से किसी भी एक क्राइटेरिया को पूरा कर रहा हो ये चेक करना है, नॉन पीपीपी मोड में है तो सिर्फ इस क्राइटेरिया को, अप्रूवल मिल चुकी हो। अप्रूवल कब मिलेगी, अप्रूवल तब मिलेगी जब कंप्लीशन हो चुका होगा। अप्रूवल तभी मिलेगी जब आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट या डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस जो है वो कमर्शियल ऑपरेशंस अचीव हो। ठीक है, मेनी अटेम्प्ट्स पहले भी मिल जाए। ठीक, चल अब इस लास्ट डेफिनेशन पर आ जाओ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या होगा भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ पड़ रहा है कि अभी तक ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ होगा, शायद 50% भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। डेफिनेशन यही कहती है, पीपीपी मोड पर हो चाहे नॉन पीपीपी मोड पर हो, it has not achieved the commercial operations date. It has not achieved the commercial operations date as is being defined in your project agreement or any other agreement, whether the concession agreement, power purchase or other agreement. समझ रहे हैं ना इतना, ठीक है। तो it has not achieved, या फिर हमसे और करके ये कहा गया है it has achieved the commercial operation date but does not have the track record of revenue from the operations for a period of at least 1 year. It has achieved. It has achieved the commercial operation date, that is the COD, commercial operation date, but does not have the track record. ये पॉइंट एलिजिबल इंफ्रा में भी आ रहा है। आप सोचोगे मैडम एलिजिबल इंफ्रा में आ रहा है तो फिर अगर ऐसी स्थिति में कोई प्रोजेक्ट है जो कि ये डेट अचीव कर चुका है बट उसके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको एलिजिबल इंफ्रा मानना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मानना है। वेल वो पीपीपी मोड में है या नॉन पीपीपी मोड में है, उस अकॉर्डिंग हमको समझना है। यहाँ भी आप देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट में हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने, ये देखो, एलिजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रायर टू इट्स ट्रांसफर और एक्वाजिशन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पीपीपी मोड में है तो तब एलिजिबल इंफ्रा है which has achieved the commercial operation date and does not have a track record for the revenue generation from the operations for a period of at least 1 year. सेम पॉइंट यहीं पर आपको दिया गया है कि वही प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी माना जाएगा, भले पीपीपी मोड पर हो चाहे नॉन पीपीपी मोड पर हो, बट पॉइंट यही है कि इट हैज अचीव द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। अगर वो भी अचीव नहीं करी है तो अंडर कंस्ट्रक्टेड, या फिर वो अचीव कर ली है ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। समझ गए, इतना क्लियर हो गया क्या? सारी डेफिनेशन 4 प्रोजेक्ट पढ़ लिए आपने, यानी 4 परिभाषाएं, कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग, एलिजिबल इंफ्रा, प्री सीओडी प्रोजेक्ट और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब अपने को जिन पॉइंट्स पर आना है बच्चों वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इशू लिस्टिंग, इन सब पर आए। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है जो आप देख रहे हो वो है अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जाएगा तो जो 3 मेजर पार्टीज हैं, दैट इज द स्पॉन्सर, द मैनेजर एंड ऑफ कोर्स द ट्रस्टी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वेल लकीली यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो रीट्स के ही जैसे कॉमन चलते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी ऑपरेट नहीं कर सकता, एंड एनी पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ एक्टिंग एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डियर स्टूडेंट्स, हैज टू apply or obtain a registration certificate in relation to the same from SEBI. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन स्पॉन्सर देता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जो एप्लीकेंट होता है वो स्पॉन्सर होता है, द एप्लीकेंट इज द स्पॉन्सर जो ट्रस्ट के बिहाफ पर अप्लाई करता है।
इस रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो डीड के फॉर्म में होता है, विच इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे जाने पर उन्हें वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। ट्रस्ट डीड के मेन ऑब्जेक्टिव में क्लियरली स्पेसिफाइड रहेगा दैट इट इज अंडरटेकिंग द एक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट as per these regulations and the guidelines and the circulars that have been issued from time to time, including the responsibilities of the trustees, वो भी डीड में रहेगा। ठीक है, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, मैनेजर सब इंडिविजुअल पर्संस होते हैं और इनके लिए कुछ एडिशनल क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना। क्या क्या? तो ट्रस्टी के लिए तो बेसिकली सिर्फ 2 ही पॉइंट है, वैसे ही जो रीट्स में आते हैं कि भाई एज फार एज अ ट्रस्टी इज कंसर्न, तो ट्रस्टी का सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस 2000, सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस 1993 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रेगुलेशन का नाम भले ही डिबेंचर ट्रस्टी हो, डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड ट्रस्टी होते हैं। वो डिबेंचर ट्रस्टी की तरह एक्ट कर सकते हैं डिबेंचर के इशू में, वो एक नॉर्मल ट्रस्टी की तरह एक्ट करते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के इशू में। So they have to be registered under the SEBI Debenture Trustee Regulations of 1993. Plus, they should have that wherewithal or the necessary infrastructure that will help them to discharge their services as a trustee as per the opinions of the board. ये 2 शर्तें आपको पूरी करनी, ठीक है। फिर दूसरी शर्तों की जब अपन बात करते हैं, यानी कि दूसरी पार्टीज की जब अपन बात करते हैं, तो अगली पार्टी सामने आती है बच्चों स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर के लिए यहाँ पर फिर कुछ चुनिंदा और इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, ठीक वैसे जैसे रीट्स में आती हैं, थोड़ी सी अलग है। एक से ज्यादा जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड इन द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज मेड टू द बोर्ड। बड़ा क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और बाद में जो भी प्लेसमेंट मेमोरेंडम या ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें भी बताना पड़ेगा। हर एक स्पॉन्सर का नाम डिटेल में बताया जाएगा। स्पॉन्सर्स की कैपिटल होल्डिंग्स के संबंध में 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। हर स्पॉन्सर की नेट वर्थ शुड बी एटलीस्ट 100 करोड़ यदि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है, तो हर एक स्पॉन्सर की नेट वर्थ कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है। और अगर वो एलएलपी है तो फिर ऐसी स्थिति में यही 100 करोड़ की हमें चाहिए नेट टैंजिबल एसेट। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है भाई, जो रीच के जैसा ही होता है। स्पॉन्सर या द एसोसिएट शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, कम से कम 5 सालों का अनुभव होना चाहिए। अगर आप एक डेवलपर हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपर, और कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। So you have to make sure that these conditions are being complied by the sponsor. अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए कंडीशंस क्या होंगी, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए भी मेनली जो क्राइटेरिया आएगा भाई सबसे पहले तो वो आ जाएंगे उनकी नेटवर्थ के संबंध में, फिर छोटे छोटे दूसरे क्राइटेरिया। अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है तो ऐसी स्थिति में फिर वही चीज नेटवर्थ हमें चाहिए यहाँ पे कम से कम 10 करोड़ की, स्पॉन्सर में 100 चाहिए। और अगर एलएलपी है तो ऐसी स्थिति में नेट इंटैंजिबल एसेट्स चाहिए हमें 10 करोड़ की। ठीक है, मैनेजर और उसके साथ कम से कम 2 ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए जिनके पास कम से कम 5 सालों का अनुभव होना चाहिए फंड मैनेजमेंट का या एडवाइजरी सर्विसेज का या डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कम से कम 5 सालों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, मैनेजर इज नॉट लेस देन हाफ ऑफ हिज डायरेक्टर्स, जो कि अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स, अगर एलएलपी है तो मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, हाफ ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हाफ, एंड नॉट द डायरेक्टर्स और द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, आपको बड़ी आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, हाँ बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि मैनेजर इंडिया के बाहर का है तो इट हैज एन ऑफिस इन इंडिया फ्रॉम वेयर द ऑपरेशंस pertaining to the infrastructure investment trust are proposed to be conducted, and furthermore
The manager has entered into an investment management agreement with the trustee that is going to provide in detail all the responsibilities of the investment manager. इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो कि पूरी प्लानिंग करता है कि किस तरीके के एलिजिबल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, उनसे कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे उसे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी प्लानिंग आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर करता है। तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट तो करा ही जाएगा, हमने वो शुरुआत के डायग्राम में देख ही लिया, ठीक है। अब छोटे छोटे कुछ और पॉइंट है यहाँ पर भाई, रीच की तरह यहाँ पर भी किसी भी यूनिट होल्डर के पास कोई भी सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले यूनिट्स नहीं होंगे और मल्टीपल क्लासेस भी जारी नहीं करी जाएंगी। सभी यूनिट्स एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे, एक ही डिनोमिनेशन को बिलोंग करेंगे। नॉट विथस्टैंडिंग द अबव, यानी कि हालांकि यहाँ पर एक छूट, एक एक्सेप्शन ये कहता है that a subordinate units may be issued to the sponsors or to their units when such units carry only the inferior voting rights or any other rights as compared to other units. Superior rights के तो दे ही नहीं सकते, और सबॉर्डिनेट यूनिट्स देना है स्पॉन्सर्स को तो दीजिए, उनके एसोसिएट्स को देना है तो दीजिए, बट उनके वोटिंग या दूसरे सारे राइट्स इंफीरियर होते हैं अगेंस्ट द अदर यूनिट। समझे? फिर ये पॉइंट जो है वो आपसे कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन देते समय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की सारी एक्टिविटीज को डिटेल में बताया जाएगा जो वो ट्रस्ट परफॉर्म करने वाला है। ऑफ कोर्स एप्लीकेंट यानी कि स्पॉन्सर का फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना बहुत जरूरी है, इसका मीनिंग हम समझ चुके हैं रीड्स में ही। फिट इन टर्म्स ऑफ मेंटल फिटनेस, दैट हैज टू बी मोर इंपॉर्टेंट। प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ गुडविल, प्रॉपर स्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शिता, ठीक है। ये सब चीजें हमें देखना है। पहले यदि कोई एप्लीकेशन लगाया था और यदि बोर्ड ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो कारण क्या थे, और क्या अब आपको परमिशन दी जाएगी या नहीं, ये कंसिडर करा जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, पहले कभी यदि आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था बोर्ड या कैपिटल मार्केट की किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, तो उसका क्या आउटकम निकला है, आप पे पेनल्टी लगी थी, एलिगेशन साबित हुए थे या नहीं, क्या डिसीजन लिया गया, वो सब चीजें बोर्ड कंसिडर करता है बिफोर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। समझ गए हैं इतना बहुत अच्छे से? क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो कि इसकी डेफिनेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड था। चलिए भाई, अब आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमें इश्यूअर लिस्टिंग के बारे में भी काफी सारी चीजें पढ़नी है, बट इस इश्यूअर लिस्टिंग के बारे में आगे की चीजों को पढ़ने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना है। पहले इन चारों डेफिनेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पर जाइए फॉर इशू लिस्टिंग, अलॉटमेंट्स एंड डी लिस्टिंग। आई एम गोइंग टू सी यू इन दैट नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एंड टेक केयर।